नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही। लगातार आप देखिए बलूचिस्तान में सेना के काफिले पर किस तरह से आज हमला हुआ। पाकिस्तानी सेना के वाहनों पर यह आत्मघाती हमला किया गया और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। बताते चले कि पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा 5 दिनों में ये दूसरा बड़ा हमला किया गया और बीएलए का दावा है कि 90 सैनिक यहां पर मारे गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है, आप देखिए पाकिस्तान पर भी किस तरह से एक बड़ी कार्रवाई चल रही है और पाकिस्तान प्रशासन ने चीनी प्रोजेक्ट यहां चीनी पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC की सुरक्षा में ही 40,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं और साथ ही अगर यहां पर तैनाती हुई है तो इसके बावजूद भी किस तरह से बड़े अटैक हो रहे हैं ये समझना जरूरी है। और CPEC को दूर यहां पर किस तरह से रखा गया है, सेना खुद ही नहीं सुरक्षित से रख पा रही है, तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान पर बड़े मिलिट्री ऑपरेशन का दबाव यहां पर चीन बना रहा है। इस तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन फिलहाल बलूचिस्तान ने आप देखिए किस तरह से एक बड़ी कार्रवाई को पाकिस्तान के अंदर अंजाम दिया है। और इसके साथ साथ बताते चले कि खूंखार आतंकी अब्बू कताल की भी आज मौत हो गई है। मौत के घाट उसे भी उतारा गया क्योंकि ताबड़तोड़ गोलियां यहां पर चलाई गई हैं और साथ ही आत्मघाती ये हमला पाकिस्तानी सेना के जो वाहन है उस पर किया गया है। 90 के करीब सैनिकों के मारे जाने की खबर थी। तो चलिए इसी पर ही ज्यादा बातचीत कर लेते हैं, पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। ग्रुप कैप्टन हैं यूके देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत देवनाथ जी जुड़ने के लिए। डॉक्टर राम श्रीवास्तव है हमारे साथ, विदेश मामलों की जानकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और उनके साथ साथ आदर्श गुप्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत आदर्श जी जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर राम आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से चीनी प्रोजेक्ट को लेकर भी अब बात हो रही है, बीएलए का इतना बड़ा आत्मघाती हमला पाकिस्तान के अंदर, पहले ही माली हालत खराब है और इस तरह से एक बड़ी कार्रवाई। इस समय अगर पिछले 1 जनवरी से अब तक अगर देखा जाए तो 800 से ज्यादा जो है इस तरह के छुटपुट हमले हो चुके हैं और बड़े हमले तकरीबन 12 हुए हैं। पाकिस्तान की सरकार उनको छुपा रही है, लेकिन जो बहुत बड़े हमले हैं उनमें से एक तो वो जो उन्होंने ट्रेन जा रही थी कोयटा से पेशावर की ओर, उसका अपहरण किया था और उसमें पाकिस्तान की सरकार का तो कहना है कि उनके जो सिपाही लोग तो नहीं मरे हैं, सहायक उनकी सेना के लोग जो हैं वो लोग कुछ 29 के करीब मरे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का तो ये दावा है कि 149 जो सिपाही हैं पाकिस्तान सेना के वो उनके अभी भी कब्जे में है। ये आप कुछ तो समाचार है, लेकिन हाँ अभी जो ताजा इन्होंने सुसाइडल अटैक किया था, कार में विस्फोटक भर के 8 बसें जा रही थी ईरान की सीमा पर, तफसान जगह जो है उस पर चौकी पर जा रही थी और नोशी नाम की जगह पर जहाँ के आसपास पहाड़ियों का फायदा उठाकर और उन्होंने सीधा उसको एक्सप्लोड कर दिया, जिसमें 90 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो फिदायीन हमला हुआ था उसमें 5 जो हैं आतंकवादी भी मारे गए। लेकिन डॉक्टर राम, लेकिन यहाँ जो पूरी कीजिए अपनी बात। यहाँ जो सरफराज वर्दी साहब जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया कि ये जो टनल है जो रेल वाली थी उससे कुछ ही दूर पर ये हमला हुआ है और हकीकत में ये जो हमला हुआ है एक बहुत बड़ी चेतावनी पूरी पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान चेतावनी के साथ साथ अगर डॉक्टर राम हम देखें कि एक तीर से 2 निशाने हैं। बीएलए से लगातार हमलों से पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं पस्त हुई है। चीन ने भी अपना इन्वेस्टमेंट रोक दिया है। बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि जो झगड़े की जड़ है वो बलूचिस्तान में इसलिए है कि एक तो जो पाकिस्तान की आर्मी है उसने इतना आतंक मचाया है कि पिछले 6 महीने में 5,000 से ज्यादा बलूच के युवक जो है अभी तक गायब है। वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन वो उनको नहीं बता पाया। अभी फौज जाती है रात के टाइम में तलाशी के नाम पर, वहां से औरतों को उठाकर ले जाती है, लड़कियों को ले जाती है, उनके साथ दुष्कर्म किए जाते हैं। इससे वहां का युवक हिलमिला रहा है। हालांकि ये बात अपनी जगह सही है कि बलूचिस्तान ने कभी भी नहीं कहा था पाकिस्तान का वो हिस्सा बने, लेकिन मजबूरी में ऐतिहासिक भूल के कारण भारत का जब विभाजन हुआ तो बलूच जो एक अलग से पाकिस्तान में मिल गया। लेकिन आज की स्थिति ये है कि वहां पर इस समय
चीन की उपस्थिति के कारण क्या हो रहा है कि वहाँ की तांबे की खदानें, यूरेनियम की खदानें ठीक। और कोयले की कैप्टन यूके खदानें, देवनाथ सब जी। में चीन हाँ ठीक भरपूर है काम डॉक्टर कर राम। रहे हैं। डॉक्टर और राम वापस लौटूंगी, बलूचिस्तान को आर्थिक वापस लौट रही हूँ आपके पास। कैप्टन यूके देवनाथ जी, जिस तरह से डॉक्टर राम भी कह रहे हैं कि बलूचिस्तान चाहता ही नहीं था कि पाकिस्तान के साथ रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है इसलिए बार बार ताबड़तोड़ हमले हैं, आजादी की मांग हो रही है अंदर खाने से अगर बात की जाए तो? जी हाँ आशा जी, अभी बलूचिस्तान की हालत बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि पूर्वी पाकिस्तान की 1971 में थी। और बीएलए वही काम कर रही है अभी बलूचिस्तान में जो कि मुक्ति वाहिनी पूर्वी पाकिस्तान में 1971 में कर रही थी। दोनों ही जगह पर इक्वेशन एकदम वैसा है, जहां पाकिस्तान की जो फौज है वो आम आवाम के ऊपर अत्याचार कर रही थी। पाकिस्तान की जो फौज है या वहां की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो आम आवाम को डेमोक्रेटिक तरीके से अपने हक के हिसाब से अपनी सरकार चलाने नहीं दे रही थी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दबाया जा रहा है था 1971 में भी, और आज बलूचिस्तान में भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकल जो टैलेंट है उसको मौका नहीं दिया जा रहा। तो ऐसा ही चलता रहा। तो जिस तरह से धमाके बलूचिस्तान में हो रहे हैं, सपोर्टेड बाई जिस तरह से टीडीपी के हमले हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ हालत बांग्लादेश जैसी ही है। हो सकता है कि बहुत जल्दी हम बलूचिस्तान में भी उस तरह का एक रेबल मूवमेंट देखें जिसमें वो पाकिस्तान की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, और बहुत जल्दी खैबर पख्तूनख्वा भी अलग हो जाएगा। मेरे ख्याल से पाकिस्तान बहुत जल्दी ही अब सिर्फ पंजाबिस्तान बनने जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से चरमपंथियों को हत्या का आदेश दिया गया था, फिर उसके बाद कह दिया गया कि वर्दी वालों को मार डालो, तो ये तमाम चीजें किस ओर संकेत कर रही हैं? देखिए, किसी भी गुरिल्ला मूवमेंट में पाकिस्तान कह रहा है कि बीएलए जो है एक आतंकवादी संगठन है। कुछ लोग जो उनके समर्थक हैं बलूचिस्तान के, वो उनको आजादी के दीवाने मानते हैं, उनको फ्रीडम फाइटर्स मानते हैं। लेकिन मैं अगर प्योरली एज ए मिलिट्री एनालिस्ट बात करूं तो दुनिया भर में इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी गुरिल्ला मूवमेंट हैं सब में गुरिल्लास को ट्रेनिंग दी जाती है कि जब आप शत्रु को पकड़ लें तो शत्रु को 2-3 अलग अलग कैटेगरी में छांट लें, जो कि हमने हमास के साथ भी देखा। कैसे? एक तो है कि दुश्मन के फौजी, दूसरे हो गए दुश्मन के फौजी लेकिन महिला फौजी, तीसरा हो गया दुश्मन के जो सरकारी कर्मचारी, और एक चौथा पक्ष हो गया कि आम सिविलियन है लेकिन हमारी पक्ष का सिविलियन या दुश्मन की तरफ से सिविलियन। तो गुरिल्ला मूवमेंट जो है दुनिया में कहीं पर भी, वो जब दुश्मन को पकड़ती हैं तो दुश्मन के जो फौजी होते हैं पहले उन्हीं को निशाना बनाया जाता है। क्योंकि दो चीजें हैं, एक तो दुश्मन के फौजी को जब निशाना बनाया जाता है, जैसे बीएलए पाकिस्तान के आर्मी के जवानों को निशाना बना रही है, शायद उनमें से कुछ को उन्होंने कोल्ड ब्लडेड मर्डर भी किया है। तो इससे एक तो बाकी पाकिस्तान में उनका जो स्टेट अपरेटस है उसमें खलबली फैला जाती है, एक साइकोलॉजिकल रेजोनेंस होता है। दूसरी बात है कि आम फौजियों को गुरिल्ला मूवमेंट में हमेशा इसीलिए भी मार डाला जाता है, दुनिया भर में ये रिवाज 70 के दशक से शुरू हुआ, फिर 2000 में थोड़ा सक्रिय, फिर 2006 में दोबारा से सक्रियता दिखाई, फिर 2007 में सक्रियता दिखाई। तो एक एक करके आगे बढ़ते हुए आर्मी, आप देखिए बलूचिस्तान के अंदर बीएलए की अगर बात कर रहे हैं तो बढ़ते ही चली जा रही है। तो एक रणनीति के तहत लग रहा है कि बढ़ रही है। वापस लौटूंगी मैं कैप्टन आपके पास। आदर्श जी, राजनीति से जुड़ी हुई अगर बात करें, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस वक्त बार बार आपने देखा जो ट्रेन हाईजैक का मुद्दा उठा उसमें भी भारत पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन कहते हैं ना कि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते हैं, और खुद अगर आप बारूद के ढेर पर बैठेंगे तो किसी एक दिन आप उसका शिकार हो जाएंगे। वही हुआ पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल आशा जी, बिल्कुल सही आपने कहा है। जिस तरह कहते हैं ना, बबूल के आप बीजो पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे भैया, आम कहाँ तो मिलेंगे। सारी उम्र तो आपने बबूल के पेड़ लगवाए हैं। और आज मैं सुबह से जो पाकिस्तान मीडिया को सुन रहा था, वहां पे एक ही उनकी बात थी बार बार कि भारत ने करवा रहा है, भारत करवा रहा है।
भारत करवा रहा है, तो अगर भारत करवा रहा है तो क्या आपने क्या वेलकम लिख कर रखा है भारत के लिए? आइए हमारे देश में आके करवा दीजिए सब कुछ। आपकी ये इतनी आर्मी जो यहाँ यहाँ आपने लगा रखी है वो किस काम की है? ये सब एक ब्लेम गेम जिसे कह सकते हैं होता है। लेकिन लिबरेशन जो बीएल है उसने 5 दिन में 2 बड़े अटैक कर दिए हैं। जिस तरह से कैप्टन साहब ने बताया कि ट्रेन हाईजैक करना ये कोई मामूली बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में पहली बार हुआ है। बस सुनी थी, कार सुनी थी, जहाज सुना था, ट्रेन भी हाईजैक हो सकती है, ये हमने पाकिस्तान में देखा पहली बार। और वहां से उन्होंने 200 से ज्यादा जो उनके सैनिकों को मारा कि पाकिस्तान मान नहीं रहा है उसको, तो उनको मारा हुआ है। आज भी जिस तरह से 90 बता रहे हैं, ये पाकिस्तान 7 बता कह रहे हैं इंजर्ड हुए, और उसकी अपनी तरह की बात है। लेकिन फैक्ट ये है कि जिस तरह से डिप्रेशन का जो स्टेटमेंट आ रही है पीएलए की, वो कह रहे हैं कि 90 के सैनिकों को उन्होंने मार गिराया। अब देखने वाली चीज है कि आप किस तरह से कितनी देर तक उनको दबा के रखोगे आप? आखिर कब तक उनके संसाधनों को आप इस्तेमाल करते रहोगे? कब तक वो उनको गरीबी की रेखा के नीचे दबा के रखोगे? कब तक उनकी बात नहीं सुनोगे? आखिर विद्रोह तो भड़केगा ही भड़केगा। कैप्टन साहब ने बिल्कुल सही कहा, आज सिचुएशन जो है वो 70 वाली है। वो 70 वाले का जो रिजल्ट आया था, बांग्लादेश का जो रिजल्ट आया था, वही रिजल्ट आने वाले दिनों में आने वाला है पाकिस्तान के। पाकिस्तान को सिर्फ पंजाबी चाहिए, हमदर्दी उनको पंजाबियों के साथ ही है। कौन मर रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं उनको पता है। डेमोक्रेसी के नाम पे जीरो है, डेमोक्रेसी का नाम ही है सिर्फ। अगर आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती तो उनको किसी के साथ हमदर्दी होती, उनके साथ होता। इलेक्टेड के नाम पे क्या है ये? किस तरह से इलेक्शन वहां पे हो रही है, क्या हो रहा है? उनकी हर मांग को ठुकराया जा रहा है। कितने बच्चे, नौजवान बच्चे वहां से गायब हो गया, उनका पता ही कुछ नहीं है। उनको पता ही कुछ नहीं कहाँ है, चले गए, कोई जवाब नहीं है। प्रोटेस्ट वो नहीं कर सकते, कोई चीज वो नहीं कर सकते। उनको उनके घर तबाह कर दिए। तो आप कितनी देर दबाओगे? आप आकर एक ना एक दिन वो आग भड़केगी ना। जिस तरह से वो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान आर्मी भी कुछ नहीं कर पा रही है, एक समय अभी दूर की बात ही क्यों करेंगे? पाकिस्तान की आर्मी इतनी पावरफुल है कि सत्ता पलट देती है, तख्ता पलट हो जाता है। लेकिन अब आप देखिए, एक हफ्ते में अगर 2 इस तरह के बड़े हमले हो रहे हैं तो वहां पर कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुई है। ठीकरा फोड़ने से क्या होता है? बेबस दिखाई दे रहा है पाकिस्तान इस वक्त, इनके आगे बेबस दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है आदर्श जी। यूके देवनाथ जी। जी हाँ, सबसे बड़ी जरूरत पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन की ये है कि वो अपनी जो फौज है, पुलिस है, उनको डेमोक्रेटिक ढांचे में लाए। देखिए, किसी भी युद्ध में निहायत डंडे का इस्तेमाल करके आप एक बड़ी आवाम को कंट्रोल में नहीं ला सकते हैं। हाँ, टेम्परेरी ठीक है, कहीं पे उपद्रव हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, आवाम जो है वो कहना नहीं मान रही है, तो पुलिस का इस्तेमाल, फौज का इस्तेमाल 3 दिन तक कर सकते हैं, 7 दिन तक कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हो क्या रहा है कि लगातार सिर्फ फौज का ही इस्तेमाल किया जा रहा है आम आवाम को दूर दराज के क्षेत्रों में कंट्रोल करने के लिए। कबायली लोग होते हैं, इनको आप डंडे के जोर पे, हथियार के जोर पर कंट्रोल नहीं कर सकते। एक सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को पहल करनी पड़ती है, जो लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको पहल करनी पड़ती है। जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, इनके आका रावलपिंडी में बैठे हैं आका, उनको चाहिए कि सोशल साइंटिस्ट को, किसी एनजीओ को सामने करें। अंग्रेजी में बहुत सुंदर शब्द है इंटरलोक्यूटर्स, यानी ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो न्यूट्रल होते हैं, जिन्होंने दुनिया देखी है, लेकिन यूके देवनाथ जी, आम आवाम के बीच में काम कर सकते हैं। पाकिस्तान टूट की कगार पर है, डीजीपी इस तरह से बयान करते हैं। इस समय कार्रवाई करने की जरूरत थी कि पाकिस्तान की बोलिए। जी हाँ, जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान की आम आवाम जो है, नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी डेवलपिंग कंट्री से, उससे तो है ही। जॉबलेस है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, इन्फ्लेशन है, बीमारियां फैल रही हैं, महिलाओं को, बच्चों को ठीक से शिक्षा नहीं मिल रही। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जैसे टीटीपी है, वो खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेट कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा के आम आवाम उनको सपोर्ट करते हैं। जाहिर बात है, उसका मतलब है कि आम आवाम जो खैबर पख्तूनख्वा में है, वजीरिस्तान की तरफ है, उनको लगता है कि टीटीपी के लोग उनको बचा सकते हैं, उनको शायद आगे बढ़ा सकते हैं। यह धारणा किसी भी देश में तब होती है जब नॉर्मल सरकार,
चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो आम आवाम को बेसिक सुविधाएं नहीं दे पाती हैं। आम आवाम को चाहिए क्या? मैं बीएलए की बात कर रहा हूं। बीएलए की दो ही छोटी छोटी शर्तें हैं और जाहिर मायनी है आशा जी, बहुत ही छोटी छोटी मांगे हैं। एक मांग है कि उनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी चाहिए, यानी वो अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है खुद चलाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, अभी तो वहां पीएमएलएन ठीक है, की सरकार है। शाहबाज शरीफ छोटे से ब्रेक के लिए चल वापस लौट करें या फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बात करें, कितना असर इन सब का पड़ सकता है? देखिए, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है इस समय आर्थिक स्थिति दुनिया के सबसे गरीब देश से भी गिरी हुई है, क्योंकि वहाँ करप्शन बहुत ज्यादा है। जनता के कल्याण की कोई एक्टिविटीज वहाँ नहीं है। पिछले 2 महीने से मैं यहाँ अमेरिका में हूँ और यहाँ जब मैं बारीकी से इनके बारे में पता लगाता हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है कि जिस देश के राजदूत को अमेरिका में आने से वेल को बोरिया बिस्तर बांध के वापस कर दिया जाता है, उसको आने नहीं दिया जाता है। जिन लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में पाकिस्तानी नागरिकों या प्रदर्शन किया था, उन सबके अब जो है इवन वीजा, ग्रीन कार्ड सब कुछ कैंसिल करके उनको बोरिया बिस्तर बांध के वापस भेजा जा रहा है। अरब कंट्रीज का तो आपको हाल मालूम ही है। वहां जो है 90% जो पाकिस्तानी वापस भेजे जा रहे हैं वो कौन है? भिखारी हैं। और आज की तारीख में भूमध्य सागर क्रॉस करके जितने भी जा रहे हैं नावों में इलीगल तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग में यूरोपियन कंट्रीज में घुसने की कोशिश करते हैं अपने पेट भरने के लिए, उसमें से 70-80% जो है पाकिस्तान के नागरिक मारे जा रहे हैं, डूब रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, गिरफ्तार किए जा रहे हैं। जिस देश के नागरिकों की ये दुर्दशा हो, उस देश की आर्थिक स्थिति क्या हो सकती है? लेकिन जिस तरह से यूके देवदार तीसरे ने कहा कि 2 मांगे रखी गई हैं बीएलए की तरफ से, देखिए वो जो 2 मांगे रखी गई हैं उनका औचित्य तो अपने आप समझ में आता है। सबसे बड़ा कारण है वह चीन की दखलंदाजी। चीन ने अब अपनी कॉलोनी की सुरक्षा के लिए अपने इंजीनियर्स और मजदूरों को, पहले तो ये कहा गया था कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा उसमें पाकिस्तान के लोगों को नौकरी मिलेगी। नौकरी तो क्या, मजदूरी भी नहीं मिल रही। चीन अपने यहाँ से मजदूर लेकर आ रहा है और इंजीनियर्स को जब वहां पर मार दिया गया तो उन्होंने अपनी सुरक्षा खुद करना शुरू कर दी है। और पाकिस्तान जो जिस समय इसमें मॉनिटरी फंड से, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से ब्लैक लिस्टेड हो रहा था, उसको बचाने के लिए चाइना ने जो मदद की है उसमें उन्होंने क्या किया है? उन्होंने ठीक वही काम किया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव ने किसी समय किया था। वो यहाँ पर उन्होंने वहां पर 99 ईयर्स की लीज पर तांबे की, कोयले की, यूरेनियम की खदानें अपने नाम करा ली हैं और उनको फिलहाल एक ये राहत डोज दिया है। लेकिन दिवालियापन को पाकिस्तान को कोई नहीं हटा सकता है, मिटा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी के जितने भी अफसरान हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, वो सब विदेशों में उन्होंने भरपूर संपत्ति इकट्ठी कर रखी है, जनता का खून चूस कर। भारत तो आजादी के बाद यहाँ जमींदारी कानून हटा दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान में तो आज भी जमींदार हैं, यही जमींदार हैं जो पाकिस्तान की जनता का खून चूस रहे हैं, विदेशों में धन संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं और उनको रफ्ती भर चिंता नहीं है। क्योंकि अगर चिंता होती तो आज वहाँ जगह जगह कहीं लूट पाट, चोरी, डकैती, हत्याएं ये नहीं होती। घर में घुसकर लोग चले जाते हैं, उठाकर सामान ले जाते हैं खाने पीने का। आज की स्थिति वो गृह युद्ध की हो चुकी है और मैं इसकी संभावना पिछले 1-1.5 साल से आप लोगों को बता रहा हूँ इसी चैनल पर अपने दर्शकों को कि पाकिस्तान धीरे धीरे गृह युद्ध की ओर प्रवेश कर रहा है और अब सामने दिख रहा है वो। आशा जी, ठीक है, आदर्श जी जवाब दीजिएगा। धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये 25 साल हो गया बलूचिस्तान को लड़ते हुए अपनी आजादी के लिए, अपने अस्तित्व के लिए। उनके हालात ये है कि अब मजबूर हो चुके हैं इसे विद्रोह करने के लिए। जहाँ तक पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं श्री राम जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनके साथ। हालात यहाँ के इनके जितने भी आर्मी ऑफिसर है सबने लुट के ले गए हैं यहाँ से। पाकिस्तान में तो है ही नहीं है, बाहर सब सेटल हुए, अपनी इन्वेस्टमेंट इन्होंने बाहर तक की हुई है, यहाँ लोगों को लूटे जा रहे हैं। आज यहाँ ये पोजीशन आप भी सोशल मीडिया में सभी देखते हैं, यहाँ चोरी जो होती है रोटी के लिए होती है, चोरी होती है खाने के लिए होती है, इन चीजों के लिए चोरी हो रही है। ये हालात है। जिस देश के अंदर आपको खाना नहीं मिलता, दो समय की रोटी नहीं मिल सकती,
वहां उसके लिए भी चोरी करनी पड़ती है, तो वो देश कितनी देर तक चलेगा? रिवोल्ट होगा, विद्रोह तो होगा ही होगा। पाकिस्तान के एक नहीं है, 5-6 टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा दहशत को फैलाने की कोशिश की है। उसने हमेशा कोशिश, हर जगह कहीं भी कोई दहशत की बात होती है तो पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर आता है। अब अपने ही घर में आग लग गई है उसके, अपने ही घर को उसको लग रहा है कि आग का सेक कैसे होता है। अब इसके लिए मुश्किल हो रही है इसको कंट्रोल करना। पुराने वाले दिनों में वो कह रहे हैं दूसरों के घरों के अंदर आग लगाने वालों को उसका सेक अब अपने घर के अंदर भी महसूस हो रहा है, तपिश, जिसके साधारण भाषा में अगर बात करें। जी हाँ, पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि शायद भारत को भी 1000 कट दे देगा। पाकिस्तान ने यही चाला कि भारत के साथ करने की कोशिश की कश्मीर में और पंजाब में। लेकिन अच्छी बात है कि कश्मीर की अवाम और पंजाब के लोगों ने बहुत जल्दी ही यह देख लिया कि अगर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होंगे या आतंकवादियों को सपोर्ट देंगे तो फिर खड्डे की तरफ चले जाएंगे। मतलब इस सबसे एक सीख लेने की जरूरत है कि नहीं है देवनाथ जी, कि अगर आप आतंकी पैदा करते हैं तो फिर वो आपके घर को ही तबाह करेंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने जो भस्मासुर पैदा किए, आज वो वही उनके सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ रहे हैं। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से बताऊंगा, अगर पाकिस्तान चाहता है कि खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में शांति हो और वो पाकिस्तान का हिस्सा बने रहें, तो एक ही तरीका कि वहां पर सेंट्रल फंडिंग करे, और सेंट्रल फंडिंग को जब वहां इस्तेमाल करके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बने तो लोकल लोगों को भागीदारी में हिस्सा बनाए। लेकिन फंडिंग करेगा कौन, ये तो सवाल है ना। एक कमेंट कीजिएगा छोटा सा श्री राम जी। देखिए, पाकिस्तान की स्थिति तो अब जो है दिवालियापन पर आ चुकी है और निश्चित रूप से या तो सैनिक शासन वहां पर अगले 2 महीने के अंदर हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो ये मानकर चलिए कि वहां पर इस समय जिस तरीके से जो गैंगवार चल रही है, जिसमें कि अभी अबू कतल, जिनका कि असली नाम जियाउर रहमान था, जो कि 26/11 में जो बम्बई में हमले हुए थे, कश्मीर में जितने भी हुए, उन सब के लिए जिम्मेदार थे। खबर तो ये भी है अभी घंटे भर पहले की कि हाफिज शहीद साहब भी उसमें जो है घायल हो गए। लेकिन अभी पुष्टि नहीं हो रही है ना डॉक्टर राम, उसकी पुष्टि नहीं हो रही है। एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा आदर्श जी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब सिचुएशन ये है पाकिस्तान की, जो दामाद की तरह जिनको पाल के रखा हुआ है इन्होंने, वहां के लोग ही इनके दामादों को खत्म करने पे तुले हुए हैं। आने वाले समय में वही लोग इनके दामादों बहुत को बहुत खत्म धन्यवाद आदर्श जी जुड़ने के लिए। डॉक्टर श्री राम, आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए, और देवनाथ जी आपका भी धन्यवाद। फिलहाल आप देखिए बीएलए की जो बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर हो रही है। बबूल का पेड़ अगर आप उगाएंगे तो फिर उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आतंकी अगर आप यहाँ पैदा करते हैं तो फिर वो आपको भी तबाह करेगा। तो इसलिए सीख लेना बहुत जरूरी है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।